इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। ये भी आपको बता दें कि बांदा जेल तो शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को, लेकिन पंजाब के रोपड़ जेल से इस वक्त बड़ी खबर आई है। सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंची और बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया मुख्तार अंसारी को। करीब 900 किलोमीटर का सफर 13.5 घंटे में तय किया गया। बड़ी खबर इस वक्त पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस आई है। सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंची। यहां पर सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया गया। अभी तक बताया जा रहा था कि बैरक नंबर 15 में उसको शिफ्ट किया जाएगा, अस्थायी रूप से उसको पहले रखा गया, लेकिन अब बैरक नंबर 16 में उसको शिफ्ट किया गया है। साथ ही ये भी आपको अपडेट दे दे कि उसकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो भी जल्द आएगी, उसके जो टेस्ट है वो भी जल्द होंगे। तो इस पर लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। आप देखिए अनुज मिश्रा की खास रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के लिए बुधवार की सुबह की शुरुआत बांदा जेल से हुई। वही मुख्तार अंसारी जो पिछले करीब 27 महीने से लगातार बहाने बनाकर पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, अब उसका ठिकाना बांदा का यही जेल है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:35 पर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया गया, जिसके बाद उसका ये कहना था कि वो काफी थका हुआ है, वो आराम करना चाहता है। जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई और तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया, उसी तन्हाई बैरक में जिसे खास तौर पर मुख्तार अंसारी के लिए तैयार किया गया है। इस बैरक को बाकी बैरकों से ये बैरक अलग है, जहां पर सीसीटीवी कैमरों का एक जाल बिछाया गया है, जिससे उस पर पैनी नजर रखी जा सके। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार लंबी लड़ाई लड़ी गई यूपी सरकार की तरफ से, आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब मुख्तार अंसारी को यहां आम कैदी की तरह समय बिताना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसे एक आदत पड़ चुकी थी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट की आदत पड़ चुकी थी, अब उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही यहां पर रहना होगा। तो साफ तौर पे अब मुख्तार अंसारी का जो ठिकाना है वो बांदा जेल है और उसे यहां पर आम कैदी की तरह ही समय अपना बिताना होगा। कैमरामैन अमर के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया, बांदा। और आइए अब आपको बताते हैं कि पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर उत्तर प्रदेश के बांदा तक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का 14 घंटे के सफर में कब क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। 2:05 पर मुख्तार को लेकर पुलिस रोपड़ जेल से निकली। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्तार मिशन शुरू हो चुका था। 3:23 पर अंबाला सिटी पार किया। 3:48 की बात करें तो यूपी पुलिस कुरुक्षेत्र पहुंची। 4:25 की बात करें तो यूपी पुलिस का काफिला करनाल पहुंचा। कौन कौन से रूट और कब कब पहुंचा ये आपको बता रहे हैं। 6:13 मुख्तार अंसारी की घर वापसी हुई। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसको नांगा किया। यूपी में पहुंची पुलिस और उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचा मुख्तार अंसारी। 6:39 पर यूपी पुलिस का काफिला गाजियाबाद में दाखिल हुआ और 7:13 पर ग्रेटर नोएडा पहुंचा काफिला। 9:03 पर यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर मथुरा पहुंची और 12:57 पर काफिला औरैया पहुंचा। रात 1:45 बजे की बात यानी कि 1:45 पर कानपुर देहात के एक थाने में थोड़ी देर के लिए यह काफिला रुका और सुबह 4:30 बजे यानी कि 4:35 सुबह के वक्त उत्तर प्रदेश के बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी। यानी कि मुख्तार अंसारी ने आज का सूरज उत्तर प्रदेश का बांदा जेल का देखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। बताया जा रहा है कि बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया गया है। अभी क्या जानकारी, क्या हलचल? जी देखिए, बैरक नंबर 16 में जो तन्हाई बैरक जिसको कहा जा रहा है कि इसे स्पेशली तौर पर मुख्तार अंसारी के लिए तैयार किया गया है और इसमें बाकायदा सीसीटीवी कैमरों की एक जाल बिछाई गई है, जिससे मुख्तार अंसारी पर पूरी तरह से नजर बनाए रखेगी।
साथ ही साथ सुबह के वक्त ये पहुंचा है करीब 4:35 पर जब काफिला यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है उसे कंप्लीट किया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी का ये कहना था कि वो काफी थका हुआ है, उसे आराम करना है, जिसके बाद उसे वहां पर शिफ्ट किया गया। अभी थोड़ी देर बाद बताया ये जा रहा है कि उसका कोरोना टेस्ट होगा, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और उस साथ ही साथ एक मेडिकल की जो टीम है, जो एक मेडिकल टीम गठित की गई है, वो भी मुख्तार अंसारी का चेकअप करेगी। तो यानी जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो जेल मैनुअल है उसे फॉलो करते हुए तमाम चीजें जो हैं आगे बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन सुबह के वक्त जब वो पहुंचा था तो उसका यही कहना था कि काफी लंबा सफर था रहा, जिसकी वजह से वो थक गया और इसी वजह से वो आराम करना चाहता है। यानी साफ तौर पे अब मुख्तार अंसारी जो है वो बांदा जेल में बंद है। बैरक नंबर अपने बैरक में उसे ले जाया गया है, वहां पर निगरानी रखी जा रही है, चौकसी बरती जा रही है। जो हेल्थ का इशू था उसको भी ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम जो है वो गठित की गई, जो उसका चेकअप करेगी। और जो हैंडओवर था, जो वहां से मिला था रोपड़ जेल से यूपी पुलिस को, उस हैंडओवर को यहाँ पे सबमिट किया गया। जो सामान उससे रिलेटेड थे, जो भी मुख्तार अंसारी के सामान थे, उसे यहाँ पे जेल मैनुअल के हिसाब से तमाम चीजें की गई। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी को उसके बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके का उसका ये कहना था कि वो काफी थका हुआ है, ऐसा होना लाजमी इस वजह से भी है कि काफी लंबा सफर रहा, 890 किलोमीटर का ये सफर था और जिसे करीब 14 घंटे के आसपास ये समय लगा उस पूरे सफर को तय करने में। कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास टीम जो है वो रवाना हुई थी वहां से और उसके बाद आज सुबह 4:35 पे टीम यहाँ पर पहुंची है। तो तमाम जो तैयारियां पहले से थी मुख्तार अंसारी को लेकर, और ये एक खास जिम्मेदारी थी क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे, यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे, यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। इसके मद्देनजर एक खास स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी ताकि इस बार किसी तरीके की चूक न हो जाए और उसी तहत मुख्तार अंसारी को यहाँ पर लाया गया और फिलहाल अब उसे उसके बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। आगे की जो प्रक्रियाएं रहेंगी, अब कानूनी रूप से जो कार्रवाई होनी है उस पर एक नजर अगर हम डालें तो आज क्या क्या संभावित माना जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है? आज आपने बताया कि कुछ देर बाद RT-PCR टेस्ट भी हो जाएगा, कोरोना टेस्ट भी हो जाएगा, मुख्तार का रिपोर्ट आएगी और उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं उनको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन आज दिन भर की बात करें तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं होगी। हो सकता है कि रेस्टिंग का जो काम है वो आज के दिन किया जाए, क्या ऐसी संभावना है? जी बिल्कुल, क्योंकि लंबा सफर रहा है, काफी लंबा सफर रहा है और इसी के मद्देनजर जो है आज उम्मीद यही है कि बहुत ज्यादा प्रक्रियाएं जो हैं वो आगे नहीं होंगी। लेकिन जो जेल मैनुअल कहता है उसके हिसाब से जो प्रक्रियाएं होती है वो जरूर कंप्लीट कर ली जाएंगी और इसी वजह से जो शुरुआत में जो कागजी कार्रवाई थी उसे किया गया और अब चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना टेस्ट किया जाता है, जब भी कोई बंदी या कैदी को जेल में लिया जाता है तो उसका कोरोना टेस्ट कराया जाता है, तो उसके तहत उसका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और उसके रिपोर्ट का इंतजार करेगी जेल प्रशासन। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल अनुज, और अब क्योंकि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है, बैरक नंबर 16 में रखा गया है, तमाम प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जो केसेस मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे हैं उसके प्रोसिक्यूशन के लिए क्या होता है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाता है। साथ ही परिवार की तरफ से जो गुहार लगाई गई है या फिर जो याचिकाएं लगाई गई है उसका क्या अपडेट है? अभी तक कुछ प्रतिक्रिया उसको लेकर? जी देखिए, जहां तक परिवार की बात की जाए तो परिवार की तरफ से साफ तौर पे ये याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्तार अंसारी को खतरा है और सवाल उठाए गए थे कि जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उस तरह से मुख्तार का भी हो सकता है और इसी वजह से यूपी पुलिस की एक खास जिम्मेदारी थी जिसके मद्देनजर इस बार एहतियात बरता गया। रूट मैप जो था वो जो तैयार हुआ था वो रूट मैप किसी से साझा नहीं किया गया, उसे गोपनीय रखा गया। रास्ते में ड्राइवर को जो बदला गया वो भी एक प्लानिंग का स्ट्रेटेजी का हिस्सा था ताकि कहीं से कोई लापरवाही या कोई चूक
न हो सके, इसी के मद्देनजर ये तमाम चीजें की गई थी। तो परिवार की तरफ से जो आशंका जताई जा रही थी, जो बार बार अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर फिलहाल विराम लग चुका है। मुख्तार अंसारी, मिशन मुख्तार जिसको कहा जा सकता है, मिशन मुख्तार वो कंप्लीट हो चुका है। जो टीम थी वो जो लाव लश्कर मुख्तार अंसारी को लेने गया था, वो सकुशल मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट कर चुका है। अब यहाँ पर जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, तमाम कार्रवाई होती है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो साफ तौर पर अब मुख्तार अंसारी का अगला ठिकाना जो है वो बांदा का जेल है। उसे उन तमाम कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना होगा जिससे वो अभी तक बचता आ रहा था। पिछले 27 महीने की अगर बात की जाए तो 54 वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा जो जेल का मैनुअल है, और वाकई जो व्यवस्थाएं होती हैं जेल में उसी से उसे गुजरना पड़ेगा। लेकिन अभी जो प्रक्रियाएं हैं, कागजी कार्रवाई है, वो जारी है। बैरक नंबर 16 में रखा गया है मुख्तार अंसारी को। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आपने हर एक गतिविधि पर नजर रखी, साथ ही पूरे 14 घंटे के सफर में आप भी उसी काफिले के साथ चलते रहे। क्या कुछ आपको नजर आया, क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आई? क्योंकि हमने भी देखा कि चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच वो काफिला चलता रहा, लेकिन लापरवाही ना हो, कोई चूक ना हो, किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय स्थिति ना घटे, इसका भी खास तौर से ध्यान रखा गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने जिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो तालमेल की बात होती है, और तालमेल कहीं ना कहीं रोपड़ से निकलने के बाद और बांदा तक पहुंचने तक लगातार वो तालमेल लगातार दिखाई दिया है। जिस जिले में ये पूरा काफिला गुजरा है, वहां के पुलिस कर्मियों को हमने रात में 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक हमने रोड पर खड़ा हुआ देखा। सिग्नल और ट्रैफिक को रोककर गाड़ियों के काफिले को जाने का रास्ता देते हुए देखा। और एक जगह कानपुर देहात में आने के बाद जब इटावा के रास्ते से होते हुए औरैया और औरैया के रास्ते से होते हुए बांदा का जो रास्ता तय किया गया, वो सिंगल रोड थी, बीच में कच्ची सड़क थी, कई जगह पर काम भी चल रहा था सड़क का, लेकिन वहां पर भी किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं हुई। पुलिसकर्मी मौजूद थे, रात के वक्त वो खड़े थे 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे तक, यानी कि साफ तौर पर प्रशासन ये चाहता था कि तालमेल बहुत बेहतर हो। महज 2 से 3 जगह गाड़ी रुकी थी पूरे काफिले के दौरान। यानी अगर बात करें तो अगर रोपड़ जेल से गाड़ी जब निकली थी तो मूर्थल के पास रुकी थी, और उसके बाद जेवर टोल से पहले एक पेट्रोल पंप पे रुकी थी, और उसके बाद कानपुर देहात में महज 5 से 10 मिनट के लिए गाड़ी को रोका गया था, और उसके बाद बीच में गाड़ी कहीं भी नहीं रुकी। अगर ड्राइवरों की अदला बदली करनी होती थी तो महज चलती हुई गाड़ी 2 मिनट के लिए धीमी होती थी, बिल्कुल रुकते ही ड्राइवर अपनी सीट्स पे अदला बदली कर लेते थे और सीधे तौर पर वो गाड़ी के स्टीयरिंग को थाम लेते थे। तो बहुत बड़ा तालमेल देखने को मिला, क्योंकि पूरे सरकार पर यह जिम्मेदारी थी, पूरे प्रदेश सरकार पर यह जिम्मेदारी थी कि सही सलामत लेकर पहुंचना है, किसी तरीके का कोई दाग नहीं लगने देना है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसने बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हुए इस पूरे घटना को अंजाम दिया। रोपड़ से लेकर बांदा तक का सफर, रोपड़ से दिन में 2:30 बजे निकले और बांदा 4:35 अगले दिन सुबह पहुंच गए। यानी ये जो लंबा सफर था ये एक तरीके से कहा जाए तो नॉन स्टॉप तय किया गया, और बहुत ज्यादा तालमेल इस पूरे काफिले में देखने को मिला। मीडिया कर्मियों को भी वहां पर किसी तरीके से कोई भी रोक टोक नहीं थी। जहां पर लोग उतरते थे हम कैमरा लेकर उतर जाते थे, हालांकि हमको सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा पीछे रहने को कहा जाता था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तालमेल देखने को मिला और कहीं भी ऐसी एक भी गड़बड़ी नजर नहीं आई जिसे हम एक छोटी सी भी चूक कह सकते हैं। यानी अगर मिशन मुख्तार की बात करें तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये मिशन मुख्तार पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल, और इसके बाद ही जब मिशन मुख्तार सक्सेसफुल रहा उसके बाद ही एक आधिकारिक बयान भी आया, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि मेंटली भी सभी जो पुलिसकर्मी है, जो पूरी टीम है, वो तैयार रहे। और आला अधिकारियों की तरफ से यही कहा गया कि हम सभी मानसिक रूप से तैयार थे और हमें पता था कि मुख्तार को जब घर वापसी करनी है उसकी, तो तमाम व्यवस्थाओं का, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया पहले से ही रूट मैप तैयार था और इन तमाम मापदंडों के अनुसार ही बांदा जेल शिफ्ट किया गया। मेंटली प्रिपेयर्ड था पूरा ग्रुप, पूरी टीम।
बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए मेंटली प्रिपेयर था क्योंकि हमने जिस तरीके से फॉलो किया था पूरे काफिले को, और ईस्टर्न पेरिफेरल पे मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि जी मीडिया, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने साफ तौर पर ये कहा था कि जब रोपड़ जेल से निकलने के बाद, मूर्थल के बाद जब वो ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ेंगे तो ग्रेटर नोएडा में किस पॉइंट पे वो उतरेंगे। जी मीडिया ने इस बात को पूरी तरीके से पुष्टि की थी। और सबसे बड़ी बात है कि काफिले में जो बिल्कुल एक बात करें अगर बहुत ज्यादा अदम्य साहस की, अदम्य तालमेल की और साथ ही साथ सूझबूझ की, तो कहीं ना कहीं जितने भी अधिकारी उसमें मौजूद थे सभी में एक जो अलग चीज दिखाई दे रही थी, एक तालमेल अलग दिखाई दे रहा था। जो ड्राइवर्स थे, जो गाड़ियों को चला रहे थे, गाड़ियों की एक प्रॉपर स्पीड रखी गई कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आई। जहां पर 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर गाड़ियां जा सकती थी, वहां पर भी 80 किलोमीटर, यानी बहुत ध्यान रखा गया। बहुत सारी चीजों को और पवन, बीच में ये भी अपडेट मिला था कि रिफ्यूलिंग हुआ है, डीजल भरवाने का काम भी किया गया बीच में गाड़ियों को, और उस दौरान भी एम्बुलेंस के आसपास कई पुलिसकर्मी पहरा देते हुए भी नजर आए। वो 1 मिनट के लिए भी एम्बुलेंस से उन्होंने अपनी नजर नहीं हटाई। साथ ही वहां पर भी लोगों को पहले ही रोक दिया गया, दूसरी गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया ताकि कोई भी गाड़ी इस एम्बुलेंस के, इस पूरे काफिले के आसपास ना आ सके। दूसरी एक अपडेट ये भी मिली थी पवन की बीच में ही ड्राइवर्स की भी अदला बदली हुई है, ड्राइवर्स को भी इधर उधर शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 3 लेयर सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, वो कल कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिली। 3 लेयर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपको हर तरीके से घेर कर रखना। वैसे तो 3 लेयर सिक्योरिटी को कहते हैं हम कि 3 लाइन में, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, लेकिन इस एम्बुलेंस के आसपास 3 लेयर सिक्योरिटी देखने को मिली। जो वज्र वाहन था वो लगातार एम्बुलेंस के पीछे चलता रहा। एम्बुलेंस को तीनों तरफ से, यानी उसके राइट, उसके लेफ्ट, उसके सामने और उसके पीछे, हर तरफ से गाड़ियों ने घेर रखा था। और सबसे बड़ी बात है, 2 गाड़ियां जो बिल्कुल एम्बुलेंस के पीछे चल रही थी, वज्रवाहन के पीछे चल रही थी, वो एक गैप बनाकर आम गाड़ियों से उन गाड़ियों को अलग करती हुई दिखाई दे रही थी। और बहुत ही एक तारतम्य दिखाई दे रहा था, एक सूझबूझ दिखाई दे रही थी। और बहुत ही ज्यादा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो होता है वो साफ तौर पर उन अधिकारियों में, उन ड्राइवर्स में, उन पायलट्स में और साथ साथ उस पूरे काफिले में शामिल लोगों में दिखाई दे रहा था, जो साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को लेकर, उसकी रोपड़ से लेकर बांदा तक की यात्रा में शामिल रहे। 2-3 बातें हैं पवन की ऑपरेशन वाकई ये पूरा काफी टफ भी था। वो इसलिए भी क्योंकि ये कोई फरार आरोपी नहीं है, जेल टू जेल ट्रांसफर है। ऐसे में बहुत उम्मीद होती है कि बीच में उसके गुर्गे या फिर कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कि मुख्तार अंसारी से कनेक्टेड है वो आके सेंध लगा दे। लेकिन कामयाबी के साथ बांदा जेल तक पहुंचाया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मुख्तार अंसारी को। ये वाकई एक टफ ऑपरेशन था जो कि कामयाब रहा। आपने तमाम ऑपरेशंस देखे हैं, पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, उनसे कितना अलग आपको लगा? कितना टफ और कितना मुश्किल? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध नगर, यानी जो यूपी का शो विंडो है, रोपड़ से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक बहुत आसान रास्ता लगा। वो देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान रास्ता है और बहुत अच्छा जो एक्सप्रेसवे है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी जब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़े और इटावा के लिए उतर गए। इटावा के बाद जहां भी हमने देखा, चारों तरफ पुलिस का जाल था, चारों तरफ पुलिसकर्मी मौजूद थे। हर चौराहे पर हमें पुलिसकर्मियों की संख्या दिखाई दी। जो सवाल आपने उठाया है बिल्कुल वो वाजिब है। बहुत बड़ा चैलेंज था जो काफिला लेकर जो भी अधिकारी निकल रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सही सलामत मुख्तार अंसारी को किसी भी दुर्घटना ना हुए बिना और साथ ही साथ किसी भी अनहोनी ना हुए बिना उसको रोपड़ से बांदा तक शिफ्ट करना। और सबसे बड़ी चुनौती इटावा के बाद देखने को मिली। इटावा से औरैया और औरैया से लेकर बांदा तक के सफर में हमने साफ तौर पर देखा कि कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां पुलिस मौजूद नहीं थी। रात के 3:30 बजे, रात के 4:30 बजे हर चौराहे पर पुलिसकर्मी अलर्ट दिखाई दिए। इसी वजह से कि किसी अनहोनी घटना को कोई भी आदमी, कोई भी ऐसा अनवांटेड आदमी अंजाम ना दे सके। इसीलिए हमने देखा हर चौराहे पर, हर जगह पर, क्योंकि पवन पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर उत्तर प्रदेश
प्रदेश पुलिस की ही थी। आप देखिए कि पंजाब पुलिस ने वहीं पर बोल दिया था कि हम आपको सिर्फ रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं, गेट खोलने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब हैंडओवर दे दिया, पूरी जिम्मेदारी आपकी है, कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कोई होगा तो वो होगा उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस। और यही वजह थी कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और आप ये भी देखिए कि मीडिया के सामने कोई भी अधिकारी इस बीच नहीं आया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, तमाम गोपनीयता के साथ कॉन्फिडेंशियल चीजों को रखा गया और उसके बाद पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। उसके बाद भी अभी तक बहुत ज्यादा बयान नहीं दिए गए हैं। सिर्फ ये कहा गया है कि हमारी टीम मेंटली प्रिपेयर्ड थी और हमने ये ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। इसके अलावा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस पर सबसे बड़ी बात है कि बड़े बोल नहीं बोले गए। शुरुआत से टीका टिप्पणी नहीं की गई, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही जनता के प्रतिनिधियों की तरफ से, ना ही किसी आला अधिकारी की तरफ से। सभी ने अपने बयानों को रिजर्व रखा था। किसी ने मीडिया के साथ ना तो रूट के बारे में कोई बात साझा की, ना ही किसी के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी की गई। और अब जब सक्सेसफुल हो चुका है ये पूरा ऑपरेशन, रोपर से लेकर बांदा तक का, उसके बाद भी हमने ये देखा कि कोई बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ी टीका टिप्पणी इस पूरे मामले पर नहीं हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिना टीका टिप्पणी किए, बिना किसी बात को, बिना किसी के बारे में कुछ बोले, इतने बड़े मिशन को अगर कामयाब बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी रणनीति का हाथ है। और सबसे बड़ी बात है, जो बड़े रणनीतिकार होते हैं वो कई बार बिना बोले ही सब कुछ कह जाते हैं। जैसे इस मिशन ने साफ कर दिया है कि रोपर से बांदा तक का सफर सक्सेस ये कहा जाता है। और यही वजह है कि बहुत बड़े बोल नहीं बोले गए और सीधे अंजाम दिया गया मिशन को। मिशन कामयाब हुआ और उसके बाद भी लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। लेकिन अब नजर पवन इस पर रहेगी हमारी कि अब जो केसेस दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाता है, उनका प्रोसिक्यूशन कब तक होता है, ये देखना होगा। फिलहाल धन्यवाद पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। अनुज, आपने का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।